वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के कॉमर्स लेक्चरर एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डेमो 1। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच के अंतर को के रूप में जाना जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एंड द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज नोन एज। ऑप्शन देखिए, ए राष्ट्रीय ऋण हस्तांतरण नेशनल डेप्ट ट्रांसफर, बी शेष विश्व से वर्तमान स्थानांतरण करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज, और डी है ऊपर के सभी ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन समझेंगे। यहां पर कहा गया है कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, याद रखिए नेशनल इनकम हमेशा किससे जाना जाता है? नेशनल इनकम को कहते हैं NNPFC, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो पूछा गया है वो NNPFC के बारे में पूछा गया, NNPMP, ठीक है। तो NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब बाजार मूल्य है। अब जो ऑप्शंस दिए हैं इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। एक को नेशनल डेप्ट ट्रांसफ़र है और दूसरा है करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो विदेशों से जो भी ट्रांसफ़र होता है करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जो नेट नेशनल प्रोडक्ट यहाँ पर दोनों आप देख रहे हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है हमेशा याद रखिए। बाजार मूल्य से, मार्केट प्राइस से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया जाता है, किसको? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर माइनस कर दिया जाएगा किससे? NNPMP से, तो हमें जो मिलेगा वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? NNPFC को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। तो डिफरेंस जैसा कि पूछा गया, डिफरेंस किस चीज का है? NIT का डिफरेंस है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा एक चीज और जानिएगा कि जब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं और सब्सिडीज को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे और सब्सिडीज को करते प्लस, तब आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलपट बनाया जाता है पता लगाने के लिए। क्या पता लगाने के लिए तलपट बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट। ऑप्शन देखिए, सिद्धांत संबंधी अशुद्धियां एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, बी लेखे संबंधी अशुद्धियां एरर्स ऑफ कमीशन, भूल संबंधी अशुद्धियां एरर्स ऑफ अमीशन, और डी है अंक गणितीय अशुद्धियां। पहले तो ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। पहला है एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या सैद्धांतिक गलतियां कौन सी होती? सिद्धांत संबंधी, जैसे किसी भी एक्सपेंडिचर को एसेट मान लिया गया और किसी भी एसेट को एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया गया, ऐसी गलतियों से जनरली ट्रायल बैलेंस के टोटल पर कोई फर्क नहीं आता। आप यूं कहिए कि ऐसी गलतियों को, ऐसी त्रुटियों का पता नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा है लेखे संबंधी अशुद्धियां एरर्स ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि टोटलिंग संबंधी कोई गलती हो गई, जैसे 240 को क्या लिख दिया? 420 लिख दिया गया है ना। 115 को 511 लिख दिया गया। ऐसी गलतियों को क्या बोलते हैं? लेखे संबंधी अशुद्धियां। और तीसरा है भूल संबंधी अशुद्धियां, एरर ऑफ अमीशन। एरर ऑफ अमीशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी गलती जिसको हम एकदम से या तो भूल गए हो या पार्सली भूल गए हो, उनको लिखा ही नहीं गया है, जनरली पूरी तरह से नहीं लिखा गया है, तो उनका कोई भी फर्क ट्रायल बैलेंस पे नहीं आता है। और डी देखिए लिखा हो अंक गणितीय अशुद्धियां अर्थमेटिकल एरर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि तलपट बनाया जाता है क्या पता लगाने के लिए, तो आपको याद रखना होगा कि हमेशा ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी या फाइंडिंग आउट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। जी हाँ, अंक गणितीय अशुद्धियों को जानने के लिए, पता लगाने के लिए ही ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्देशन की सहायता के आवश्यक तत्व हैं। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गाइडेंस एड आर। अब देखिए निर्देशन डायरेक्टिंग जिसे बोलते हैं, तो उसके जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन से? ऑप्शन देखिए, ए कर्मचारी तथा कंपनी को बाध्य करने वाले समस्त अनुबंधों की उसे पूर्ण जानकारी होना। ही हैज ए फुल नॉलेज ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स बाइंडिंग द एम्प्लॉय एंड द
कंपनी। तो गाइडेंस की जब जरूरत होगी, जब गाइडेंस देंगे तो गाइडेंस देने वाले के को कैसा होना चाहिए, एक लीडर को क्या होना चाहिए, कर्मचारी तथा कंपनी को कौन सी ऐसी अनुबंध हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जो बाइंड करते उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। बी, श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसे स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करना, लीडिंग बाय एग्जांपल इन प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट लीडरशिप। सी, उसे अपने अधीन काम करने वाले समस्त कर्मचारियों की पूर्ण जानकारी होना, ही शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर हिम। डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी लीडर है वो क्या करेगा, अपने बारे में चीज़ों को बताएगा, अपने बारे में संगठन को बताएगा और उससे मोटिवेट करने की कोशिश करेगा, और जितने भी अपने अधीन हैं, अधीनस्थ हैं, ये कहिए सबऑर्डिनेट हैं, तो उन सबके उनको जानकारी होगी, उन सबके बारे में उस लीडर को जानकारी होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स लिमिटेड ने 28,80,000 मूल्य की परिसंपत्तियां खरीदी। इसने ₹100 प्रत्येक 4% बट्टे पर ऋणपत्रों को खरीद प्रतिफल के रूप में पूर्ण भुगतान हेतु निर्गमित किए। विक्रेता को जारी किए गए ऋणपत्रों की संख्या होगी। एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज्ड असेट्स वर्थ ₹28,80,000। इट इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। जो ₹100 का डिबेंचर है उसको 4% के डिस्काउंट पर इशू किया, तो डिबेंचर की कीमत हो गई 96,000। यहां पर क्वेश्चन ने कहा है कि एक्स लिमिटेड ने 28,80,000 की संपत्तियों को किसी से परचेज किया, किसी दूसरी कंपनी से परचेज किया है, और उसके बदले में उनको जो परचेज कंसिडरेशन पे किया है, तो परचेज कंसिडरेशन में ₹100 वाले डिवेंचर को 4% डिस्काउंट पर दे करके मतलब ₹96 का डिवेंचर इशू किया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो अमाउंट है वो है 28,80,000। इस 28,80,000 को आप डिवाइड कर देंगे 96 से, और जो अमाउंट कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, या ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स होंगे वो हो जाएगा 30,000 डिवेंचर। तो आप देख रहे हैं कि आपका राइट आंसर डी आ चुका है, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिरिक्त मांग को ठीक करने का उपाय कौन सा है? विच इज द मेजर ऑफ करेक्टिंग एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब कि जब डिमांड क्या हो जाती है, ज्यादा होती है और उसके कंपैरिजन में सप्लाई कम होती है, ऐसी कंडीशन जब आती है इकोनॉमी, तो इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड को ठीक कैसे किया जा सकता है, तो ऑप्शन देखिएगा, एक तो है डेफिसिट फाइनेंसिंग कि घाटा वित्त पोषण किया जाए, दूसरा है करों में कमी कर दिया जाए, रिडक्शन इन टैक्सेज। अच्छा, टैक्सेज को रिड्यूस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं पर जो ये एक्सेस डिमांड है, अगर टैक्सेज कम हो जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे, इस तरह से देखा जाए, और अगर प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे तो और भी डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा है सी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। डी, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट। तो अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक से डेप्ट लेने लगे, जिससे कि लोगों के पास में जो मनी है, जो इनकम, वो वहां से रिड्यूस हो जाए, और जिसकी वजह से उनकी डिमांड में कमी आ जाए, और इस तरह से जो एक्सेस डिमांड हो रखी है ये सप्लाई के इक्वल आ जाए। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पिता को किया गया नकद विक्रय डेबिट किया जाएगा। सेल ऑफ गुड्स टू कल्पिता फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। अब जब हम किसी को नकद विक्रय करते हैं तो जनरल एंट्री क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। देखिए, बिजनेसमैन सेल करेगा, किसको सेल करेगा, कल्पिता को, तो आ क्या रहा है, कैश आ रहा है, क्रेडिट तो है नहीं जिससे कल्पिता का नाम आएगा, तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब पूछा गया है कि नगद विक्रय डेबिट किया जाएगा, डेबिट किसमें किया जाएगा, तो जनरल एंट्री में आप देख रहे हैं डेबिट किसको किया गया, कैश को डेबिट किया। ऑप्शन जरा देखें, ए रोकड़ खाते में कैश अकाउंट, बी विक्रय खाते में सेल्स अकाउंट, सी आहरण खाते में ड्रॉइंग अकाउंट, डी कल्पिता के खाते में कल्पिता अकाउंट। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज रोकड़ खाते में कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो ए आंसर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीबीएमएस का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस।
तो ऑप्शन देखिए बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम का डेटा बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, बी है डेटाबेस प्रबंधन सेवा डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस, सी डेटा बैकअप प्रबंधन प्रणाली डेटा बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम, डी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, डेटाबेस से क्वेश्चन पूछा गया है, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेखांकन में किन तथ्यों को प्रकट किया जाता, विच फैक्ट्स आर डिस्क्लोज्ड इन अकाउंटिंग। ऑप्शन देखिए पहला दिया हुआ है केवल मौद्रिक मॉनिटरी, बी केवल गैर मौद्रिक नॉन मॉनिटरी ओनली, सी मौद्रिक एवं गैर मौद्रिक दोनों बोथ मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, डी इनमें से कोई नन ऑफ दीज। तो देखिए यहां पर कहा गया है कि किन तथ्यों को प्रकट किया जाता है। तो याद रखिए आप कभी भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखेंगे कि उन्हीं चीज़ों को लिखा जाता है, उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है जो मॉनिटरी टर्म्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है तो कितनी सैलरी दी गई है उस अमाउंट को लिखते हैं, लेकिन वही एम्प्लॉय कितना ईमानदार है, कितना कर्तव्यनिष्ठ है, इसके बारे में कहीं पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट्स में जो लिखा जाता, तथ्यों को प्रकट किया जाता है वो मौद्रिक रूप में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल मौद्रिक मॉनिटरी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी 2-2-1 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हुए साझेदार हैं। सी की मृत्यु 31 मार्च 2014 को हो गई है। आप देख सकते हैं कि जो डेथ की डेट दे रखी वो 31 मार्च 2014 को है, जो कि क्या होता है, क्लोजिंग पीरियड होता है, क्लोजिंग डे होता है, या फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे होता है। और इसीलिए पूछा गया 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ कितना है, 64,000 है। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 2:2:1. C dies on 31st March 2014. The profits of the financial year ending 31st March 2014 is rupees 64,000. The share of profit of the deceased partner will be, और देखिए कहा गया है यहाँ पर कि डिसीज्ड पार्टनर का शेयर क्या होगा। अब देखिए डिसीज्ड पार्टनर का शेयर, जैसा कि सी का हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर 1/5 है और टोटल प्रॉफिट है ये 64,000। तो 64,000 को 1/5 से डिवाइड कर देंगे और अमाउंट ये कैलकुलेट हो जाएगा 12,800। ये 12,800 ही राइट आंसर होगा, जैसा कि पूछा गया सी का हिस्सा। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 12,800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस। ऑप्शन देखिए सेवाओं का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बी है प्रतिबंधित सामान का निर्यात। अच्छा, इनविजिबल और विजिबल में क्या है, विजिबल का मतलब कि जब भी हम कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं और वो गुड्स क्या होती है, दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, इन सबको जब हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो ये विजिबल गुड्स हैं। लेकिन जब यहाँ से या हमारे देश से कोई भी सर्विसेज, कोई भी पर्सन जाके वहाँ पे अपनी सर्विसेज देता है दूसरे देश में और लौट आता है, तो ये इनविजिबल ट्रेड होता है। ऑप्शन देखिए सेवाओं का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बी प्रतिबंधित सामान का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड गुड्स, सी अलिखित सामान का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ अनडिलीवर्ड गुड्स, और डी है तस्करी से सामान का निर्यात, एक्सपोर्ट ऑफ स्मगल्ड गुड्स। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए दैट इज सेवाओं का निर्यात। जब भी हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो इनविजिबल एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकास पैसियोली द्वारा लिखित डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज का प्रकाशन वर्ष था। द बुक डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चराइज रिटन बाय ल्यूकास पैसियोली वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए ये जो ल्यूकास पैसियोली के बारे में कहा गया कि डबल एंट्री सिस्टम के बारे में कहाँ से हमें इसके बारे में नॉलेज हुई, या यूं कहिए एक क्वेश्चन आता है कि हु इज द फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के फादर किसको कहा जाता है, ल्यूकास पैसियोली में। तो सन 1494 में क्या हुआ, 1494 ईस्वी में क्या हुआ कि इटली के वेनिस सिटी में, कहाँ पर, इटली के वेनिस सिटी में एक पर्सन थे जिनका नाम था ल्यूकास पैसियोली। ठीक है, ल्यूकास पैसियोली थे जिन्होंने ये बुक लिखी थी।
कौन सी बुक लिखी थी? डी कंप्यूटिस एट स्क्रिप्चराइज। और ये बुक थी, ये मैथमेटिक्स की बुक थी, और इस बुक के एक पार्ट में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में लिखा गया। तो कौन सी बुक थी? ये मैथमेटिक्स की बुक थी, जिसके एक पार्ट में डबल एंट्री सिस्टम के बारे में लिखा गया था। तो यहां पर 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन सा, एक तो ईयर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, दूसरा बुक का नाम, तीसरा कि फादर ऑफ डबल एंट्री या फादर ऑफ अकाउंटेंसी किसको कहा गया? ल्यूकस पैसियोली को कहा जाता है। तो 3-4 क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1494 बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीगत संचय का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है? कैपिटल रिजर्व इज नॉट यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। देखिए, 2 तरह के रिजर्व होते हैं, पूंजी संचय और आयगत संचय, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। देखिए, जो रेगुलर बिजनेस होता है हमारा, जैसे फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो इनकम होती है और उस इनकम को एक जगह पर एकत्रित करते हैं, ऐसे रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व या आयगत संचय बोलते हैं। लेकिन जब कभी कभार ऐसा कोई ट्रांजैक्शन, सौदा हो जाता है जिसमें अचानक से कोई लाभ हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पूंजीगत संचय। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कंपनी शेयर इशू करती है, अंशों का निर्गमन करती है, लेकिन कंपनी ये कहती है कि इस पैसे से हम व्यापार करेंगे। वो कभी ये नहीं कहती कि हम ऐसे कंपनी आपके शेयर्स को या अंशों को जब्त करेंगे। लेकिन एक शेयर होल्डर अंशधारक के द्वारा अगर कोई डिफॉल्ट किया जाता है, ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या कर देती है? उन शेयर्स को, उन अंशों को जब्त कर लेती है और उससे अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो जाता है। ऐसा प्रॉफिट कंपनी के बिजनेस से नहीं हुआ है, और ऐसे प्रॉफिट को कौन सा प्रॉफिट कहेंगे? ये प्रॉफिट पूंजीगत संचय होगा, और इसको कहां ट्रांसफर किया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। इसीलिए आपने देखा होगा कि लास्ट एंट्री जो होती है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो जैसा कि यहां पूछा गया है कि कहां कहां नहीं किया जाता, तो ऑप्शन देखिए, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, बी प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के लिए टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सी लाभांश वितरण करने के लिए टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, डी ऋण पत्रों को का प्रीमियम पर शोधन करने के लिए फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। तो देखिए, ये जो कैपिटल रिजर्व होता है, इसका यूज बोनस शेयर इशू करने के लिए किया जाता है, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए किया जाता है, और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम में भी किया जाता है। सिर्फ एक जगह नहीं किया जाता, वो है लाभांश वितरण के लिए। तो याद रखिए कि डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी का रेवेन्यू रिजर्व होना चाहिए, रेवेन्यू प्रॉफिट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट होना चाहिए। कभी भी कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ की आशा न करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। इसका कारण है द पॉलिसी ऑफ एंटीसिपेटेड नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। वैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 देखेंगे, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर में ये बात कही गई है, और ऑप्शन से यहां पे पहले देखेंगे कि नियमितता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि साल दर साल जो नियम कानून वो एक जैसे रहें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर डेप्रिसिएशन का कोई मेथड है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, या WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको क्रमागत ह्रास पद्धति कहते हैं, तो उसको अगर फॉलो करें तो साल दर साल वो एक ही जैसी होनी चाहिए। दूसरा है रूढ़िवादिता की परंपरा, नाम से ही पता चल रहा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव, जो पुरानी कोई प्रथा चली आ रही है उसको बोलते हैं। तीसरा प्रदर्शन की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 क्या कहता है कि जो भी मटेरियल आइटम, उन सबको डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, उनको छुपाना नहीं चाहिए, उन्हें जरूर दिखाना चाहिए। और डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, सारता की परंपरा। तो सारता की परंपरा, मटेरियलिटी का मतलब होता है कि उन आइटम्स को जो कि डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ अकाउंटिंग को चेंज कर दे, मतलब कि अकाउंट्स को यूज करने वाले के निर्णय को बदल दे, ऐसे अगर कोई आइटम है तो वो मटेरियल आइटम होते हैं और उनको जरूर दिखाया जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पे पूछा गया है कि जो लाभ की आशा न करे और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ये रूढ़िवादिता की परंपरा,
कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरणों में से एक नहीं माना गया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जिसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 3 पेजेस ऑफ ई कॉमर्स? तो ई कॉमर्स में क्या चीजें नहीं आती? ऑप्शन देखिए, नवीनीकरण रिन्यूअल, बी समेकन कंसोलिडेशन, सी संरक्षण प्रोटेक्शन, डी पुनर्खोज या रीडिस्कवरी। तो देखिए यहाँ पर रिन्यूअल, कंसोलिडेशन और रीडिस्कवरी है, इनका ई कॉमर्स में यूज होता है। एक जो संरक्षण है, प्रोटेक्शन, इसका कहीं पर यूज नहीं है। प्रोटेक्शन का ई कॉमर्स में के चरणों में से नहीं माना जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है, द मदर ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज। अब देखिए केंद्रीय आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं? 3 तरह की चीजें हैं जो कि इसकी आर्थिक समस्याओं में आती हैं। पहला, अनलिमिटेड वांट्स। पहले तो कहा गया है कि इंसान की क्या है, जो वांट्स हैं, जो उसकी इच्छाएं, वो अनंत हैं, अनलिमिटेड वांट्स। दूसरी समस्या क्या है कि जो भी चीजें हैं, या आप कह लीजिए रिसोर्सेज है, साधन है, संसाधन है, वो साधन क्या है? उनकी कमी है, दुर्लभता है, उनकी कमी है। और तीसरा क्या है? उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी अगर आप देखें तो ये तीनों ही चीजें हैं। एक एक करके फिर से समझिए आप कि चीजें क्या है। एक तो पहली चीज, इंसान की जरूरतें हैं, वो आवश्यकताएं हैं, वो क्या अनंत हैं। और दूसरा, जिन चीजों की आवश्यकताएं उसे वो संसाधन क्या है, दुर्लभ है। और तीसरा, उनके भी वैकल्पिक प्रयोग हैं। जैसे एक लैंड है, जमीन है, तो जमीन में भी आपको निर्णय करना होता है कि उस जमीन पर खेती करें या कोई मकान बनाएं या कोई शॉप बनाएं। तो ये सभी ही राइट आंसर हैं। सारी ही चीजें क्या है, आर्थिक समस्याओं की जननी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्ति भुगतान खाता, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ठीक वैसे ही बनता है जैसे कि कैश अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस वही रिकॉर्ड करे जाते हैं जिनको कैश में प्राप्त किया गया है या फिर कैश में पेड किया गया है। तो ये जो कैश है टचेबल है, और ये किस में आता है? रियल अकाउंट के अंदर आता है। और इस तरह से आप देखिए ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, बी वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, सी नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, दैट इज वास्तविक खाता, ये रियल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के उपायों में सम्मिलित है। मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इंक्लूड। ऑप्शन देखिए, ए नवीन तकनीक का प्रयोग, यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बी पूंजी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, सी सिंचाई सुविधाओं का उचित प्रबंध, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, और डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो कहा गया कि भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के उपायों में, अब जब कृषि को बढ़ाने के उपाय होंगे तो उनमें आप समझिए कि नई टेक्नोलॉजी आएगी, तब भी वृद्धि होगी, पूंजी की उपलब्धता बहुत ही जरूरी है, और सिंचाई सुविधाओं का उचित प्रबंध भी होना। तो ये सारे ही कारक या कारण हैं किसी भी कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी क्रिया शामिल नहीं होती है? तो यहाँ पूछा गया कि जो भी ये सेवाएं, जो नीचे लिखी हुई चीजें, इनमें से कौन सी ऐसी क्रिया है जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ऑप्शन देखिए, ए वस्तुओं का आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सी मेडिकल सेवाएं, मेडिकल सर्विसेज, डी लाइसेंस एवं फ्रेंचाइजी, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वस्तुओं का आयात निर्यात, विदेशी निवेश होता, लाइसेंस और फ्रेंचाइजी, ये सारी चीजें ही अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में शामिल है। सिर्फ मेडिकल सेवाएं हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाकी व्यापार के संदर्भ में दिया गया कथन एकाकी स्वामित्व के व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि इन जो राइटर्स हैं इनमें से किसने ये कथन दिया है कि एकाकी स्वामित्व के व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है, उसका स्वामी होता तथा अपने स्वयं के नाम से व्यवसाय का संचालन करता है। ये किस विचारक का है? तो आप देख सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें एकल व्यवसायी या एकल व्यापारी होता है,
तो वो क्या होता है, वो स्वयं ही व्यापार का स्वामी होता है और स्वयं के नाम से वो बिजनेस या व्यापार करता है। तो ये किसने कहा है, स्टेटमेंट गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप ओनली वन पर्सन ऑर्गेनाइजेस द बिजनेस, ओन्स एंड कंडक्ट बिजनेस इन हिज ओन नेम ऑफ विच थिंकर। तो ऑप्शन देखिए, किम्बल एंड किम्बल है, जॉन ए सुबिन, विलियम एस बेसेंट, एम टी हैरिक। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर विल बी द राइट आंसर, दैट इज किम्बल एंड किम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार की शक्तियों से क्या अभिप्राय, व्हाट इज मीन्ड बाय मार्केट फोर्सेस। ऑप्शन देखिए, मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, बी मांग और कीमत, डिमांड एंड प्राइस, सी पूर्ति और कीमत, सप्लाई एंड प्राइस, डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ देम। जब भी मार्केट फोर्सेस के बारे में बात किया जाता है तो वहां पर डिमांड और सप्लाई के बारे में बात किया जाता है। होता क्या है कि जो प्राइसेस तय होते हैं मार्केट के अंदर में, तो डिमांड उसकी क्या है, और जो प्रोड्यूसर हैं, डिमांड कौन करेगा, कंज्यूमर डिमांड करेगा, और सप्लायर जो प्रोड्यूसर्स हैं वही सप्लाई करते हैं। अगर सप्लाई कम होगी और डिमांड होगी इससे ज़्यादा, तो जाहिर सी बात उसके प्राइसेस होंगे ज़्यादा, और जस्ट वाइस वर्सा, अगर सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड होगी कम तो प्राइसेस हो जाएंगे डिक्रीज। तो आप देख सकते हैं कि सारा कुछ जो तय होता है वो मार्केट फोर्सेस से तय होता है, जो कि डिमांड और सप्लाई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा, मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स निम्न में से किसके हितों की सुरक्षा करता है। द चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखिए, व्यवसाय बिजनेस, बी व्यवसायी बिजनेसमैन, सी व्यवसाय एवं व्यवसायी बिजनेस एंड बिजनेसमैन, डी फुटकर व्यापारी रिटेलर। तो याद रखिए कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसकी सुरक्षा करता है, ये व्यवसाय की सुरक्षा करता है, बिजनेस की सुरक्षा करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिजनेस की सुरक्षा के लिए इसका बनाया गया, निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रारंभिक देनदार 50,000 है और अंतिम देनदार 1 लाख है तथा शुद्ध लाभ 2,50,000, तो संचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रभाव होगी। इफ ओपनिंग डेटर्स 50,000, क्लोजिंग डेटर्स 1 लाख एंड नेट प्रॉफिट इज ₹2,50,000, देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है, वो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो दिया हुआ है वो कितना है, और वो है 2,50,000। कितना दे रखा है, 2,50,000। अब आप देख सकते हो कि जो ये करंट असेट डेटर्स जो दिया गया, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग का मतलब शुरुआत में कितना है, 50,000 का डेटर है, और आखिरी में कितना हुआ, 1 लाख का डेटर हो गया। मतलब यह है कि शुरुआत से आखिरी तक में 50,000 के डेटर्स बढ़ गए हैं। अब देखिए, जब हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो नेट प्रॉफिट में नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को और नॉन कैश आइटम को, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश आइटम्स को क्या कर देते हैं, जो कि ऑलरेडी डेबिटेड हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और कोई भी नॉन ट्रेडिंग इनकम है या नॉन कैश आइटम है जो कि पहले ऐड हो रखी, तो उसको हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आप समझेंगे कि करंट असेट्स का ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। तो याद रखिए, हालांकि ये काफी लॉन्ग डिस्कशन है कि करंट असेट और करंट लायबिलिटीज को क्या किया जाता है। तो जब कभी भी करंट असेट इंक्रीज होता है तो करंट असेट को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, और जब करंट लायबिलिटीज क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो करंट लायबिलिटीज को ऐड कर देते हैं। जस्ट वाइस वर्सा भी करते हैं, करंट असेट अगर डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और करंट लायबिलिटीज जब डिक्रीज होती है तो उसको डिक्रीज कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। हालांकि यहां पर आप समझेंगे कि 50,000 के डेटर्स अब कितने हो गए, 1 लाख हो गए, तो ये करंट असेट है, और यहां पर करंट असेट बढ़ गई है। तो क्या करते हैं, करंट असेट का जस्ट अपोजिट रखते हैं, यहां पर लेस कर देंगे, और ये डेटर्स का जो इंक्रीमेंट हुआ है इसको 50,000 को लेस कर देंगे, और जो 2,50,000 का अमाउंट, 2 लाख का अमाउंट आएगा ये, तो 2 लाख के अमाउंट ही कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपए है।
अब देखिए कैपिटल, जो भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करी गई या कैपिटल है 2 लाख की है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फर्म का कितना है 15% है। वर्ष 2015 के दौरान फर्म में 48,000 रुपए का लाभ अर्जित किया गया। ये एक औसत लाभ की तरह से आप इसे देख सकते हैं। ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले आप देखिए एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ये है 48,000। कितना है 48,000। अच्छा, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट कैसे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट करने का फार्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैपिटल कितनी है, 2 लाख की कैपिटल है, और इस 2 लाख की कैपिटल पे 15% जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इससे ये अमाउंट आ जाएगा 30,000। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। भाई जो औसत लाभ है उसमें से जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे। तो 48,000 में से 30,000 माइनस करेंगे, और इस तरह से आप देख सकते हैं अमाउंट कितना आ रहा है सुपर प्रॉफिट का, 18,000। अब पूछा गया गुडविल, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू जो भी सुपर प्रॉफिट आया है इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर करेंगे, नंबर ऑफ परचेज ईयर करेंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि 18,000 जो कि सुपर प्रॉफिट है 3 से, जो कि ईयर दे रखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा 54,000। क्या आ जाएगा 54,000। तो देख सकते हैं आप सिंपली यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर 54,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रमों के वर्गीकरण में आंकड़े के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डेटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन देखिए, गुणों के बेसिस पर, बी वर्ग अंतरालों के बेसिस पर, क्लास इंटरवल पर, सी काल के बेसिस पर, और डी स्थान या प्लेस के बेसिस। देखिए जब कभी भी कोई क्लासिफिकेशन होता है क्रोनोलॉजिकल में, क्रोनोलॉजिकल का मतलब एक क्रमानुसार होता है। क्रमानुसार कैसे होगा, समय के बेसिस पे होगा, काल के बेसिस पे होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काल के बेसिस पर या टाइम के बेसिस पर। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक सहसंबंध अध्ययन के परिणाम थे, कोरिलेशन स्टडी, द रिजल्ट्स आर, क्या थे, रिजल्ट्स वर सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 40 एन इज इक्वल टू 100, और ये सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई है 80 और सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा गया है। यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में ये दे रखा है कि जो एक्स है ये क्या है, एक तरह से देखिए डेविएशन दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि एक्स ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस किया गया और इसी तरह से वाई का भी किया गया है। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं, तो फार्मूला कोरिलेशन आर से डिनोट करते हैं, और सिग्मा एक्स वाई अपॉन ये सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट लगाना ना भूलें, ठीक है। तो इस तरह से देखिए सिग्मा एक्स वाई कितना है 40 है, और अपान अंडर रूट ये है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर आप देख सकते हो 80 और ये 20 है, तो 80 इंटू 20 अंडर रूट इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1600 हो जाएगा, जिसको आप अंडर रूट अगर सॉल्व करेंगे तो 40/40 हो जाएगा, और दिस गिव्स प्लस का 1 आएगा, ठीक है। कोरिलेशन का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि कोरिलेशन का कोफिशिएंट क्या है, सहसंबंध गुणांक क्या है, तो पॉजिटिव में प्लस का 1 आंसर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। सो दीज वर द 25 क्वेश्चंस ऑफ दिस डेमो 1। होपिंग कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन ठहरिए, अभी हम कुछ और बात करना चाहेंगे। अगर आपको यह सेशन समझ में आया है और आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं शिक्षक भर्ती 2024 का, तो आपके लिए यहाँ पर कुछ है, जो कि हमारे 2 कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है ये फुल कोर्स, जिसके अंदर में टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल है, इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, और ऑनलाइन लाइव क्लासेज है, इसमें ऑनलाइन MCQ टेस्ट हैं। टेस्ट सीरीज की भी इसके अंदर में इंक्लूड है। दूसरा है कि अगर आपने तैयारी पहले से कर रखी और सिर्फ आपको टेस्ट पर्पज जरूरी, आप
जांचना चाहते हैं अपनी तैयारी को कितनी हुई, तो आप इसमें हमारे साथ में टेस्ट सीरीज में भी बने रह सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी आप इसको ले सकते हैं। तो इसके बारे में डिटेल हमारे ऐप पर है, ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में जानेंगे आगे। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जा करके सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में इसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में इसे ओपन कर लेंगे और आप देखेंगे कि आप होम टैब पर पहुंच चुके हैं। होम टैब पर आप देखेंगे, इसके बाद बैचेज का ऑप्शन होगा, और बैचेज के ऑप्शन के बाद में स्टोर पे, स्टोर पर जाएंगे और ऊपर स्क्रॉल करेंगे। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ व्याख्याता कॉमर्स टेस्ट सीरीज और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 के दोनों कोर्सेज हैं। इनको आप क्लिक करेंगे, जो भी कोर्सेज आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद में उसको क्लिक करेंगे और आप पहुंच जाएंगे बाय नाउ के ऑप्शन पे। बाय नाउ के ऑप्शन पर जा करके इसे आप बाय कर सकते हैं और आप इन कोर्सेज को अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट डाउनलोडिंग आवर ऐप एंड बाइंग आवर कोर्सेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।